हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आज मैं आपको बताऊंगा परीक्षा में फेल पास पर आधारित प्रश्नों के बारे में। इसमें क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछ लेगा आपसे, और बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं। बस आपको समझना होता है, क्वेश्चन के साथ साथ उसके पीछे पीछे चलना होता है। और जैसे ही क्वेश्चन समझ में आता है, मतलब हम बहुत तेजी से लिखेंगे, कुछ बातों को दिमाग में ही सोल्व कर लेंगे, और उससे आगे के एक दो स्टेप करके थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है, उसे करने के बाद क्वेश्चन हो जाता है। कभी कभी आप देखोगे वेन डायग्राम से ही हो जाएगा। मतलब हम थोड़ी सी फिगर बनाएंगे और एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल बना देंगे, थोड़ा सा ओवरलैप करा देंगे, तो वो जो इंटरसेक्शन एरिया होता है ना, वो दिखाता है कि बंदा दोनों में फेल है। जैसे कह देगा कि परीक्षा में फेल पास चल रहा है, तो अब फेल पास पर ही पूरा ध्यान होना चाहिए। जैसे हमने अक्सर बात करते देखा है कि 10वीं क्लास में इतने परसेंट बालक हिंदी में फेल हो गए, सपोज करो 20%, और 10% इंग्लिश में फेल हो गए, और दोनों में 5% फेल हो गए। तो बताओ कुल मिला के कितने परसेंट फेल हो गए। तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, और जितने पॉसिबल आंसर होंगे, जितने पॉसिबल क्वेश्चन पूछने की चांसेस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी, वो सब मैं आपको बताता चलूंगा। ज्यादा डिस्कस करने से अभी आपके समझ में नहीं आएगा, इसलिए मैं सीधा क्वेश्चन ही उठाता हूं। उससे समझने में आपको और मुझे समझाने में आसानी होगी। जैसे क्वेश्चन नंबर 97, एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अंग्रेजी में अनुत्तीर्ण हुए, मतलब फेल हुए, ठीक है, और 42% गणित में, ठीक है। यदि दोनों विषय में 17% अनुत्तीर्ण हुए, ठीक है, तो उन दोनों विषय में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों का प्रतिशत कितना था। मतलब कुछ अंग्रेजी में फेल हो गए, कुछ गणित में फेल हो गए, और कुछ दोनों में फेल हो गए, तो जो बचे वो कितने परसेंट पास हुए, ये पूछ रहा है। तो ठीक है, हमें पहले वेन डायग्राम समझना है। क्वेश्चन तो हम देख ही लेंगे। जैसे वो कह रहा है कि ये हो गए आपके जो गणित में, मतलब परसेंटेज में ये गणित में पास वाले हैं, ठीक है, और ये है इंग्लिश में पास वाले, ठीक है। ये मैथ में पास हो गए, ये इंग्लिश में पास हो गए, और उसने बोल दिया कि मैथ वाले बालकों का ये हिस्सा और इंग्लिश में जो थे उनका ये परसेंट, सपोज करो ये x% था और ये भी x% था। तो ये जो है ना, ये दोनों में, मतलब ये इंग्लिश में भी पास हो गए, और ये जो इंग्लिश वाले थे ये मैथ में भी पास हो गए, तो ये दोनों ओवरलैप हो गए। तो अब मैं इस बात को ऐसे भी कह सकता हूं कि x% दोनों में पास हुए। तो जब दोनों में पास हो रहे हैं, तो कुल मिला के ये संख्या बची, ये सेपरेट सेपरेट पास है, ठीक है। क्वेश्चन पे आता हूं। जैसे एक परीक्षा में परीक्षार्थियों के 52% अनुत्तीर्ण हुए इंग्लिश में, और गणित में 42% अनुत्तीर्ण हुए, कुल मिला के 17%। देखो ये सर्कल हो गया इंग्लिश वालों का, और ये सर्कल हो गया गणित वालों, ठीक है। मैंने ओवरलैप इसलिए कराया क्योंकि इसने दोनों में भी कहा है फेल वाले। ये सब जो आंकड़ा चल रहा है, ये आपका चल रहा है फेल का। इंग्लिश में कितने परसेंट फेल दिखा रहा है, 52%, और मैथ्स में फेल दिखा रहा है ये 42%, और दोनों में मिला के दिखा रहा है बोथ फेल, फेल ये सभी में 17%। तो ऐसे करता हूं मैं, 17% को सबसे शुरू में यहां लिख देता हूं, ये कॉमन एरिया है। 17% ये इंग्लिश में भी फेल है, और ये 17% मैथ में भी फेल है, ठीक है।
अब मैथ के 42 में से 17 इधर आ गए, ठीक है। मैथ का ये सेक्शन था, इसमें 42% फेल है, 17 तो इधर आ गए, तो बचे कितने? 25। तो 25% ऐसे हैं जो सिर्फ मैथ में फेल है, और 17% ऐसे हैं जो दोनों में फेल है। तो कुल मिला के जो मैथ का सर्कल है फेल वालों का, ये 42% नहीं हो गया? ठीक है। अब वो कह रहा है इंग्लिश में कुल मिला के 52% फेल है। 52 में 17 तो पहले ही आ गए, तो बचे कितने? 52 माइनस 17 35। तो 35% सिर्फ इंग्लिश में फेल है, ठीक है। अब ये परसेंट हुए फेल के, चाहे वो एक में हो या दो में हो या सिर्फ एक में हो, तो कुल मिला के फेल तो माना जाएगा। माना जाएगा या नहीं? मानना जाएगा, क्योंकि पास वही होता है जो हर सब्जेक्ट में पास हो, ऑलराउंडर हो। स्पेशलिस्ट की कोई कीमत नहीं होती। सपोज करो आपके मैथ में ही 100 नंबर आ जाए और साइंस में 0 आ जाए, फेल हो भाई साहब। इसलिए बेहतर है 50-50 ले आओ दोनों में। कंपटीशन में भी ऐसे होता है, जैसे यहाँ पे एसआई का एग्जाम ले लो, उसमें क्वालिफाई करना होता है चारों सब्जेक्ट में। अब ठीक है जी, ये आ गए हमारे फेल के प्रतिशत। कुल मिला के कितना हो गया? 25 और 17 42 और 35 77। 42 और 35 कितना हो गया? 77। 77% ये कुल मिला के स्टूडेंट्स फेल हैं। तो पास कितने? पास बचे हुए हो गए, मतलब 23%। तो 23% मेरा सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा सही है। अब जैसे आगे देखते हैं, सब इजी क्वेश्चन है और एक ही लैंग्वेज पर आता है। टेस्ट किताब की यही बहुत अच्छी खासियत है कि आपको जो टॉपिक पढ़ा दिया ना, बस पढ़ा दिया, हमेशा के लिए खत्म है वो टॉपिक। बहुत अच्छी किताब है। जैसे एक क्वेश्चन ये देखते हैं, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% अभ्यर्थी पास होते हैं और 10% दोनों विषय में फेल होते हैं। यदि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं, तब अभ्यर्थियों की कुल संख्या क्या है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। वीडियो चल रही ना? हाँ चल रही है। तो देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये वाला। इसमें थोड़ा सा लोचा लगा दिया एग्जामिनर ने। इसमें कहा गया है कि 70% इंग्लिश में पास है, 80% मैथ में पास है और 10% आपके पास नहीं कहा, आपके कह दिया 10% दोनों में फेल है। और फिर बता दिया कि 144 बच्चे ऐसे हैं जो दोनों में पास है। और तो बताओ 100% मतलब कक्षा में कुल कितनी संख्या है? क्वेश्चन नंबर है ये 100। तो देखो ऐसे क्वेश्चनों में सबसे बस कीमती जो बात है वो ये ध्यान देने वाली है कि हमें पूरा डाटा या तो फेल के टर्म्स में लेना है या फिर पास की टर्म्स में लेना है। भाई या तो सभी को अनुत्तीर्ण छात्र निकाल लो या सभी उत्तीर्ण छात्र की प्रतिशत निकाल लो, तब हम वेन डायग्राम इजीली बना देंगे। ठीक है, देखो बहुत जल्दी से देखते हैं। किसी परीक्षा में कौन सा बढ़ते हैं 100 वाला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में इंग्लिश में 70% और गणित में 80% पास होते हैं। तो ये हो गया इंग्लिश और ये हो गया गणित। ठीक है, अब इंग्लिश में 70% हो रहे हैं, गणित में 80% हो रहे हैं और कुल मिला के दोनों में फेल 10% हो रहे हैं। ठीक है, ये पास वाले हैं और ये फेल वाले हैं। और फिर आगे कह दिया कि 144 अभ्यर्थी दोनों विषय में पास होते हैं। 144 दोनों विषय में पास होते हैं, इसका मतलब हमें कुल मिला के, ये तो हो गया हमारा वास्तविक मान, संख्या में मान।
तो हमें 144 कितने परसेंट में है पास होने वाला, अगर ये पता चल जाए तो हम 100% निकाल देंगे। और 100% मतलब क्लास की संख्या हमें पता चल जाएगी, छात्रों की संख्या कक्षा में कितनी है वो होती है 100%, तो वो हमें पता चल जाएगी। अब ये दे दिया कि जो दोनों में पास है वो 144 है, लेकिन इसका हमें प्रतिशत मान निकालना है। जब आएगा मजा, जैसे ही ये पता चलेगा कि 144 इतने परसेंट है तो फिर हम समझ जाएंगे कि 100% कितना होगा। तो अब ध्यान दो, कुछ डाटा हमें पास में दिखा रखा है, कुछ डाटा हमें फेल वालों का दिखा दिया परसेंट में, ठीक है। तो ऐसे करो, या तो सारा डाटा पास में ले लो या सारा डाटा फेल में ले लो। इसे फेल में ले लो बेहतर रहेगा। क्या कह रहा है 70% ये इंग्लिश वाला है, तो भाई फेल कितने हुए इंग्लिश में, इंग्लिश में फेल हुए 30%, और मैथ में 80% पास हुए, तो मैथ में फेल हुए कितने 20%। अब दोनों में फेल हुए 10%, दोनों में फेल 10% है, तो 10% दोनों तरफ कॉमन आएगा, 30 में भी और 20 में भी, तो ये जो गोल धारा है ये ओवरलैप हो जाएगा, ठीक है ना। और ये संख्या ए ऐसे बन जाएगा। अब ये 30 में से भी 10 इधर जाएंगे तो ये रह जाएगा 20 और ये हो जाएगा 10, और हो गया ना इंग्लिश में 30% फेल और मैथ में 20% फेल है, तो 10 तो हमारे यहाँ आ गए, तो 10 बचे ये। तो कुल मिला के ये है पूरा डाटा जो हमारा फेल हुआ है, जो फेल प्रतिशत है वो ये है, और 5% जो दोनों में है वो ये है। अब देखिए कितने परसेंट दोनों में फेल हुए, भाई कुल मिला के फेल कितने हुए 20 और 10 30 और 10 40, 40% फेल हुए, तो बचे कितने 60% पास हुए। 100% होते हैं ना सभी, तो 60% है 144, ठीक है। तो 100% कितना, तो 144 60% है, तो या ये बोलो 144 60 पॉइंटों के बराबर है, तो 100 पॉइंट कितने होंगे। एक जीरो से एक जीरो गई, 6 करना 6, 6 दूनी 12, 6 चौक 24 और 24 जीरो मतलब 240। उस कक्षा में 240 छात्र कुल है, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लो एक बार, मोटा मोटा क्या था कि सभी के परसेंटेज दे रखे थे, कुछ पास में थे कुछ फेल में थे और कुछ थे जो दोनों में पास थे। अपोजिट बोल दिया, कुछ दोनों में पास, कुछ इंग्लिश में पास, कुछ मैथ में पास और कुछ दोनों में फेल है, और ये दोनों में पास है, इसका परसेंट पता नहीं, 100% हमें निकालना है, ठीक है। इंग्लिश में 70% पास है तो फेल कितने 30 हो गए, मैथ में 80% पास है तो फेल कितने 20 हो गए, 10 और 10 20, तो फेल दोनों में कुल मिला के फेल कितना हुआ भाई, एक सब्जेक्ट में फेल हो आप या दोनों में हो, कुल मिला के फेल हो, चाहे इंग्लिश में फेल हो या मैथ में फेल हो या दोनों में फेल हो, फेल हो। अब ये फेलों की संख्या कितनी हो गई 20 और 10 30 और 10 40, 40% फेल है तो बचा कितना 60%, 60% पास है, 60% की वैल्यू 144, तो 100% कितना 144 60 है तो 100 कितना, तो हो गया 240, ठीक है। अब आपका इसमें ये कंपैरिजन कराएगा, जैसे अभी तक तो क्या हो रहा था कि कुछ परसेंट इसमें हिंदी में फेल है, कुछ इंग्लिश में फेल है, कुछ दोनों में फेल है या कुछ दोनों में पास है, तो उन आंकड़ों को हमें सभी को फेल में बदलना होता है या पास में, और फिर जो ऑप्शन है उसकी मदद से, या थोड़ी सी हम अगर बिगिनर है थोड़ा लर्नर है अभी सीख रहे हैं, तो फिर हम कैलकुलेशन करके कि इतने परसेंट इतना है तो 100% कितना, या इस तरीके से हम निकाल लेंगे। अब सपोज करो हमारा आंकड़ा आ गया परसेंट में, देखो शुरू से आखिर लो मैं यही कहता चलूंगा कि प्रतिशत मान और वास्तविक मान में आपको रिलेशन बनाना आना चाहिए।
जैसे एक क्वेश्चन है, एक परीक्षा में अधिकतम अंकों के 20% अंक प्राप्त करने वाला छात्र 5 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। मतलब उसके 20% नंबर आए, लेकिन फिर भी वो 5 अंकों की कमी से फेल हो गया। 5 अंकों की कमी से फेल हो गया, बहुत गलत हुआ। दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30%, दूसरा छात्र जिसे अधिकतम अंकों के 30% अंक प्राप्त होते हैं, अधिकतम नहीं, वहां पे न्यूनतम आना चाहिए। थोड़ी सी गलती होगी क्वेश्चन में। 30% अंक मिलते हैं, उत्तीर्ण अंकों से 20 अंक अधिक पा लेता है, तो उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंक कितने हैं? ठीक है, अच्छा हाँ, अधिकतम अंक ही आएगा, सही बोला, सही सही। अब 30, दूसरा जो छात्र है उसके 30% अंक आए, और वो जो है इतना, मतलब जो मार्जिन लाइन थी जहां पे फेल पास का क्राइटेरिया होता है, उससे वो 20 नंबर फालतू ले आता है, 20 अंक ज्यादा ले आता है। ठीक है, अब ध्यान दो, कोई बालक है ए और दूसरा है बी, ये है मार्जिन उसकी, सपोज करो। अब 20% अंक ला रहा है और एक ला रहा है 30, प्रतिशत में अंतर कितने का आया? प्रतिशत में दोनों के बीच 10%। भाई बी कह सकता है कि मेरे 10% ज्यादा है, ठीक है, लेकिन अंकों में कितने का फर्क आया? सपोज करो यहां पे पास होते हैं, अब इसके ए के आए 5 नंबर कम, मतलब ये यहां होगा कहीं, ठीक है, और बी के आए 20 नंबर ज्यादा पास होने से, तो ये कहीं यहां बैठा होगा बी, ठीक है, और ये 20 नंबर और प्लस में है, तो ए और बी के बीच गैप कितने का है? 20 और 5 कितने हो गए? 25। जैसे मान के चलो ये 45 पे पास है, तो इसके कितने आए होंगे? 40। तो बी के कितने आए होंगे? 65। तो इनके बीच अंतर कितने का आया नंबरों में? 25 का आया ना। बस ये तो मैं समझाना चाह रहा हूं। अब इनके बीच अंकों में अंतर आया 25 का, तो ये पता चल गया कि 10% का मतलब है 25, तो 100% का मतलब कितना हो गया? वो हो गया गुना 10, तो ये भी गुना 10, तो 25 गुना 10 250। और उसने पूछा क्या है? उत्तीर्ण होने के लिए आवश्यक अंकों की प्रतिशत मान। अब पास होने के लिए कितने परसेंट चाहिए ये निकालना है, ठीक है ना। तो ये देखो कि मुझे चाहिए 250 में से, ठीक है, 20% कितना हो जाएगा भाई? 10% 25 है, तो 20% 50 और 5 55 हो गया। तो ये मुझे 55 नंबर लाने हैं 250 में से, ठीक है। तो बस अब इसका परसेंटेज निकाल देनी है। तो एक जीरो से एक जीरो गई, 5 11 जब 55, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, तो 11 दूनी 22, तो 22% मेरे न्यूनतम मार्क्स होने चाहिए परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए। अब जैसे एक क्वेश्चन और देखते हैं, मैं अगला दिखा रहा हूं, जो भी क्वेश्चन छोड़िए चल रहा हूं उसे आपको घर से करना है। राकेश ने एक परीक्षा में 273 अंक प्राप्त किए, जिसे 5% अंकों से मतलब फालतू आ गए पास होने से। यदि लोकेश को 312 अंक मिले तो उसने पास अंक से कितने प्रतिशत अंक अधिक प्राप्त करके परीक्षा पास की होती? ठीक है, 273 5% ज्यादा है, और अगर 312 नंबर आते तो परीक्षा में न्यूनतम मार्क्स जो पास होने के लिए उस कितना परसेंट ज्यादा होता? 273 180। ठीक है, तो पहले मैं यही निकाल लेता हूं
परीक्षा में पास होने के लिए न्यूनतम मार्क्स कितने होने चाहिए। ठीक है भाई, परीक्षा में पास हो रहे हैं, सपोज करो मैं पी पे पास हो रहा हूं, तो इसमें अगर मैं 5% और मैं फालतू ले आता हूं तो वे हो जाते हैं मेरे 273। ठीक है, लेकिन वो कह रहा है कि अगर मेरे 312 दूसरे लड़के के 312 अंक आए तो वो पास होने से कितने % ज्यादा अंक प्राप्त किया, बस ये निकालना है। तो क्यों ना मैं इसे 100 मान लूं कि पहले मुझे यही तो निकालना है, फिर मैं सब कुछ निकाल दूंगा। तो परीक्षा में पास होने के लिए सपोज करो 100% है कोई चीज, ठीक है ना, इसे आप कुछ भी मान सकते हो। मैं कह देता हूं कि 100 और 5 105 पर 105% 273 है। ठीक है, तो 100% कितना होगा, ये आ जाएगा फिर मेरा पासिंग वाला, मतलब पी की वैल्यू आ जाएगी, पासिंग मार्क्स जितने चाहिए ना उसकी वैल्यू आ जाएगी। और फिर जैसे ही पी का मान आएगा तो उससे हम कंपेयर करके ये बता देंगे कि इस पी की वैल्यू से ये 312 कितने % ज्यादा है, बस यही तो निकालना है। ठीक है, तो 1 मिनट, 273 देखो, 273 105% है, तो बताओ 100% कितना। ठीक है, ये कहाँ है, ये हम काटते हैं 3 से काट लो, चलो 3 से काट लो, 3 9 27, 3 करना 3, 3 दिया 9, 3 पंजे 15 और 7 से चला जाएगा, 7 पंजे 35, 7 13 जा 91। ठीक है, 5 20 जा 100, 13 दूनी 26, मतलब 260 नंबर पे हम पास हो जाते। 5% हमें ज्यादा मिले हैं, इसलिए हमारे 273 अंक आए। अब हमें पता चल गया कि हम पास कम से कम कितने अंकों पे हो रहे थे, 260 पर, और हमें निकालना है 312 आए हैं, तो पास परसेंट से, इससे नहीं निकालना, टोटल अधिकतम से नहीं निकालना। ये कह रहा है पास परसेंट जितने नंबर पे पास हो रहे थे उससे 312 आए हैं, तो ज्यादा आए हैं, तो ज्यादा कितने आए हैं भाई, अगर अंकों में देखें तो 260 से 312 आए हैं, मतलब 40 50 52 अंक फालतू आए। लेकिन वो कह रहा है परसेंटेज में बताओ, और वो जो परसेंटेज निकालनी है वो किसके अनुसार निकालनी है, अधिकतम अंकों के नहीं, पासिंग वाले के हिसाब से। मतलब 260 अगर 100% है तो 312 कितने % होगा, 260 जो है ये 100% है, 260 100% है, तो 312 कितने % होगा, मैं मान लेता हूं X% होगा। ठीक है ना, बस ये कहानी है। तो ये x कितना होगा, जैसे हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो x इज इक्वल हो जाएगा, इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी 312 गुना 100, और अपॉन में इसकी इससे मल्टीप्लाई होगी तो ये डिवाइड में आ जाएगा, ये हो जाएगा 260, 1 0 से 1 0 गई, और ये 13 दूनी 26, हाँ 13 से चला जाएगा, 13 दूनी 26 बचा 5, तो 13 चौका 52, और ये 13 दूनी 26, 2 से हो गया ये आधा 12, तो x आ गया 120, तो ये हो जाएगा 120। ठीक है, तो अब बताओ कि पासिंग मार्क्स से ये कितने % ज्यादा हो रहा है, ये 20% की तो फालतू आई है, तो हम कह सकते हैं 260 312 का, सॉरी 312 260 का कितने % है, 120, तो इसका मतलब पासिंग मार्क्स से 20% अंक फालतू आए। ठीक है ना, इस तरह से आप परीक्षा में फेल पास वाले टॉपिक को भी इजीली
उड़ा सकते हो। करना क्या है, बस सिंपली आपको देखना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में जो भी आपको इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में दे रखी है उसको इस तरीके से समरी में लाना है कि हमें पूरा डाटा या तो फेल का दिखा दो या पास का दिखा दो, और फिर उसके अकॉर्डिंग हम चाहे 15 क्वेश्चन बना दो उस चैप्टर उस टॉपिक पर कि कितने फेल हुए, कितने पास हुए, कितने परसेंट इसमें फेल हुए, गणित में कितने परसेंट, अंग्रेजी में फेल हुए, कितने पास हुए, कुल कितने अंक थे, कितने पे पासिंग मार्क्स थे, दोनों में कितने फेल हुए। भाई साहब 6 से 7 क्वेश्चन बनते हैं, सारे आप कर दोगे। दूसरा आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि परसेंटेज में हमें डिफरेंस देखना है, जितना प्रतिशत मान में हमारा अंतर है तो वास्तविक मान में कितना अंतर बैठेगा, ठीक है ना। तो प्रतिशत मान और वास्तविक मान को जब हम एक दूसरे में कोरिलेट करना सीख जाएंगे तो बहुत मजा आने लगेगा। क्वेश्चन एक दो और कराने का मन था लेकिन थोड़ी सी तबीयत डाउन है और वीडियो भी ज्यादा लंबा ना हो जाए, इसलिए मैं अपनी वाणी को यही विराम देता हूँ। और परसेंटेज चैप्टर लगभग आपका कंप्लीट हो गया है, कुछ विविध बचे हैं, इन्हें आप कर लेना, मैं आपको सेंड कर दूंगा। ठीक है दोस्तों, बाय, जय हिंद।